अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। बेटे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर थर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको चैप्टर थर्ड की चैप्टर नंबर 3 जो हमारा था उसकी एक्सरसाइज बेटे करवाऊंगी। ये चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। डिटेल से मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया बेटे। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपने इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक जो है वो ऐसा नहीं है जो आप लोग चॉइस पे छोड़ो। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। इसलिए आपने इस क्वेश्चन को, इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से स्टडी करना है। जैसे कि ये ऑक्टेट रूल है, डुप्लेट रूल है, डिफरेंस बिटवीन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, ये आपका आ सकता है कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, वाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। वहाँ पे 3 मेन टाइप्स हमने पढ़ी थी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आपके पेपर में बेटे एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। और ये डिफरेंसेस आपके इसी चैप्टर में दिए भी गए हैं, ठीक है। आपकी बुक में ये गिवन है यहाँ पे पेज नंबर 44 पे अगर आप लोग देखो तो ये जो बेटे डिफरेंसेस हैं ये आपने अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा भी जब आप पढ़ोगे ना आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं वो इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। फिर हमारे पास जो है इनकी एग्जांपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कोवलेंट बॉन्ड की जो टाइप्स हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। विद एग्जांपल्स आपको जो है ये सारी की सारी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो आनी चाहिए बेटे। फिर अक्सर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर भी बता दें आप, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर, कॉर्ड्स जो है क्रॉस स्ट्रक्चर्स डिफरेंट कंपाउंड्स के वो आते हैं, वो आपको आने चाहिए। और इन द एंड आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। अगर आपको याद हो बेटे लास्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस भी लिखवाए थे, वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये सारा चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, हर टाइप की डेफिनेशन, व्हाट इज़ डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जाम्पल, ये सारा कुछ मेरे बच्चों आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे आपके चैप्टर में जो भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई होती है ना, वो आपने कभी भी मिस नहीं करनी कि आपको ये लगे कि ये चैप्टर का हिस्सा ही नहीं है, पता नहीं। नहीं बेटे, ये चैप्टर में इंक्लूड है। यहाँ से भी एमसीक्यूज आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं। ये जितनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी होती हैं, जितनी डायग्राम्स दी होती हैं, आपने हर चीज़ को फुली प्रिपेयर करना होता है फॉर योर एग्ज़ाम। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज बेटे मैं आज आप लोगों को करवाऊंगी। अपनी बुक का पेज नंबर 49 आप लोग ओपन करें। पेज नंबर 49 पे आओ। एक्सरसाइज है हमारी। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट आंसर। आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो राइट ऑप्शन होगा बेटे उस पर आपने क्या लगाना है, टिक लगाना है, या आपकी पेपर शीट में बबल्स होते हैं तो आपने उसको फिल करना होता है। वो आपकी मैं भी आपको बता दूंगी कि आपने किस तरह पेपर अटैम्प्ट करना है इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम से पहले, और आपके क्लास टीचर भी जो है वो भी आपको बताएंगी इंशाल्लाह। मैं भी आपको जो है पेपर अटैम्प्ट करने का पूरा मेथड जो है वो बेटे समझाऊंगी। एमसीक्यूज़ आपके पेपर का कंपलसरी पार्ट है, ये लाजमी आता है और आपने इसको लाजमी जो है अटैम्प्ट करना होता है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। और बार बार मैं एक ही बात को रिपीट करती हूँ कि एमसीक्यूज़ बेटे आप तब भी अटैम्प्ट कर सकते हो जब आप पूरा चैप्टर अच्छी तरह से स्टडी करोगे, क्लियर। तो इसलिए आपने फुल चैप्टर पढ़ना है ताकि एटलीस्ट आप एमसीक्यूज़ जो हैं वो अपने सारे ठीक करके आओ और एमसीक्यूज़ में आपके फुल मार्क्स आएँ। तो बेटे हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पेज नंबर 49 है बुक का, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट है, when molten copper and molten zinc are mixed together they give rise to a new substance called brass. Predict what type of bond is formed between copper and zinc। ठीक है, आपको बताया हुआ है कि जब जिंक और कॉपर को मिक्स किया जाए तो वो क्या बनता है, आपके पास न्यू सब्सटेंस बनता है, डेट इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको हम लोग, ब्रास कहते हैं, ठीक है। तो आपने बताना है कि इस पूरे जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पे कौन सा बेटे बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड को आपने टिक मार्क बनना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है मेटालिक बॉन्ड, सी पे आप लोग टिक लगाओगे, मेटालिक बॉन्ड बनता है। अच्छा, अब एक और बात देखो, यहाँ पे अगर आप गौर करो तो क्वेश्चन के अंदर से भी देखो एक आंसर इधर से ही बन रहा है कि
when molten copper and zinc are mixed together they gave rise to new substance called dash। ये भी आपका आ सकता है ब्रास, उसको क्या कहते हैं, ब्रास कह सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज ब्रास, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो जो बच्चे बेटे सही तरह से स्टडी करते हैं ना, एक एक लाइन पढ़ते हैं, उनको हर चीज़ याद हो जाती है। ये देखो आपकी ब्रास की डेफिनेशन भी होगी बीच में, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रास जो है वो किस तरह से बनता है, तो ये भी आपको पता चल गया। जब कॉपर और जिंक मिक्स होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ब्रास बनेगा। नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। विच एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड आयनिक बॉन्ड। आपके पास 4 डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं, और आपको बताया है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो चारों टाइप के बॉन्ड बना लेता है, तीनों टाइप के। ठीक है, तो बेटी कार्बन, कार्बन ए पार्ट जो है ये आप इस पर टिक लगाएंगे कार्बन पे। कार्बन के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड जो है वो प्रिपेयर कर सकता है, बना सकता है। बुक के नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 50 पे आप लोग, यहाँ पे आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 3 हम लोग करेंगे। वाई इज हाइट वाटर इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस। देखो दोनों में क्या है, एक H2O है और एक क्या है H2S। एस का और ओ का यहाँ पे डिफरेंस है, लेकिन वाटर लिक्विड है, H2S गैस है। 4 डिफरेंट ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपने राइट ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो बेटे राइट ऑप्शन इसका क्या है कि वाटर जो है वो आपका पोलर कंपाउंड है, और यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जो इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वाटर की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए ये एज ए वाटर एग्जिस्ट करता है। और H2S जो है वो गैस है, क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ना वो स्ट्रॉन्गर नहीं होती। तो आपने बी को टिक लगाना है, ठीक है। बिकॉज वाटर इज़ अ पोलर कंपाउंड एंड देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। ये आपका राइट ऑप्शन होगा बी। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी वीकेस्ट। 4 बॉन्ड बताए हैं और आपने बताना है कि सबसे वीक बॉन्ड यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन दिया हुआ। तो F-F डी पार्ट जो है ये सबसे वीक बॉन्ड होता है, वीकेस्ट होता है, इसको आपने डी को टिक लगाना है। नंबर 5, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ यूज एज लुब्रिकेंट। कार्बन की कौन सी ऐसी फॉर्म है जिसको हम एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। तो आपका राइट आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। सी पे आप लोग क्या करोगे, टिक लगाओगे। 6, कीपिंग इन व्यू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट विच कंपाउंड हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग इसकी होती हैं, ठीक है। H2O पे आप लोग टिक लगाओगे, वाटर पे ए पार्ट पे टिक लगाना है। नंबर 7, विच मेटल हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपके पास 4 डिफरेंट मेटल दिए हुए हैं, आपसे उन्होंने पूछा है कि सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का, आपकी बुक में भी दिया गया है बेटे RB रुबिडियम, ठीक है। डी पे आप लोगों ने टिक लगाना है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। फिर आपका आता है नंबर 8, विच आयनिक कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बेटे, जब हमने आयनिक बॉन्ड पढ़े थे वहाँ पे हमने पढ़ा भी था सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, कॉमन साल्ट NaCl पे आप लोग टिक लगाओगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होता है। नंबर 9, विच कंपाउंड कंटेन बोथ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। वो कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर दोनों तरह के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट भी और आयनिक भी, आपने उसका नाम बताना है। तो डैट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बेटे। NH4Cl में दोनों तरह के बॉन्ड बन जाते हैं, कोवलेंट भी और आयनिक भी। नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ डबल कोवलेंट बॉन्ड। आपके पास 4 डिफरेंट आपको कंपाउंड दिए गए हैं, आपसे पूछा है कि डबल बॉन्ड जो है वो किस में प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपने बताना है। ये गलत है, इथेन है, मिथेन है, इथाइलिन है और एसिटाइलिन है। तो इथाइलिन, सी पार्ट इज योर राइट आंसर, इथाइलिन, ठीक है, ओके। इथाइलिन सी पार्ट पे आपने टिक लगाना है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट बेटे डेट इज MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इनके शॉर्ट आंसर देने हैं। मतलब 3 लाइन्स या 4 लाइन्स, इससे ज़्यादा लंबे आपने नहीं लिखने हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट बेटे, मैं स्टार्ट करती हूँ। पेज नंबर आपकी बुक का है 50, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का पहला पार्ट मैं करवाने लगी हूँ। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली
एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली। आपने दो तरह के आपसे एलिमेंट पूछे हुए हैं कि वो कौन से एलिमेंट हैं जो आउटर इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर देते हैं, और दूसरी आपसे क्या टाइप पूछी हुई है कि वो एलिमेंट भी बताने हैं जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो डिफरेंट टाइप की बेटे हेडिंग दोगे। पहले आप क्या हेडिंग दोगे, आप हेडिंग दोगे कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर लेते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स विच ईजिली लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन आर मेटल्स। वो कौन से होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज कर लेते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज मेटल्स। उनको क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। और उनकी कॉमन एग्जांपल में आप लोग क्या लिख सकते हैं बेटे, उनकी कॉमन एग्जांपल में आप लोग लिखोगे सोडियम एंड पोटाशियम। हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल पढ़ी थी, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, तो सोडियम जो है वो मेटल की कॉमन एग्जांपल है। आप क्या लिख दोगे, द एलिमेंट विच लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन ईजिली आर नोन एज मेटल्स। कॉमन एग्जाम्पल्स आर सोडियम एंड पोटाशियम। क्लियर हो गया। फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आपसे पूछा हुआ है कि वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। तो बेटे वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन कर लेते हैं डैट आर नोन एज नॉन मेटल्स। उनको क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। फिर आपने नीचे उनकी कॉमन एग्जांपल लिख देनी है। कॉमन एग्जांपल उनकी कौन सी है, एक है फ्लोरीन और एक क्या है, क्लोरीन। ये दो इनकी कॉमन एग्जांपल है। क्लियर कर लोगे ना। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वाई डू लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स। ठीक है, जो लो मॉलिक्यूलर मासेस के कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज ए गैस, और या फिर वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उन लिक्विड्स का वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। आपने इसका रीज़न बताना है वाई। तो बेटे इस कॉमन है कि जाहिर सी बात है जो कोवलेंट मॉलिक्यूलर मास है कोवलेंट कंपाउंड का, ये गैसेस के तौर पे ये ज़्यादातर एक्ट करते हैं, या इनका जो बॉइलिंग जो लिक्विड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। क्यों, उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, जो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो डिफरेंट टाइप की होती है ना, तो इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। क्या होती हैं, वीक होती हैं। तो आपने यही लिख देना है यहाँ पे, द रीज़न इज़ दैट दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ मैनी टाइप्स। उसमें जो है वैंडरवाल फोर्सेस भी हो सकती हैं, डाइपोल फोर्सेस भी हो सकती हैं। ठीक है, और क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, यही वजह है कि दे हैव जो लोअर मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट कंपाउंड होते हैं दे एग्जिस्ट एज गैस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स। ठीक है, एक ही रीज़न है कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। ये बात आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटे हम आते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट हैज़ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने कोई ऐसे एलिमेंट की एग्जाम्पल बतानी है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के तौर पे भी आपको मिले, और एज वेल एज उसके दरमियान में जो बॉन्डिंग है उसके एटम्स के दरमियान में वो कौन सी बॉन्डिंग हो, कोवलेंट बॉन्डिंग हो। तो इसकी कॉमन एग्जाम्पल बेटे कौन सी है, इसकी कॉमन एग्जाम्पल है कार्बन। आप लोग क्या लिखोगे, कार्बन। कार्बन जो है बेटे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसके एटम के दरमियान में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये किस कार्बन के कौन से एटम की बात हो रही है, डायमंड की। तो डायमंड में कार्बन एटम जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल क्या होगी, कार्बन होगी। और कार्बन की एग्जांपल में हम लोग जब कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल देंगे तो हम क्या करेंगे कि डायमंड की फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। ठीक है, आप लोग लिखोगे ईच कार्बन एटम फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद 4 अदर कार्बन एटम। ठीक है, तो कार्बन इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट पेज पे बेटे अपनी बुक के पेज नंबर 51 पे आए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 हम करेंगे अब। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक दैम मैलिएबल एंड डक्टाइल। वो कौन सी, देखो ये हमने बताया था ना जब मैंने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस बताए थे, मैंने आपको बताया था कि मेटल्स दे आर हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है,
तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की जो इनको मैलिएबल और डक्टाइल बनाती है, उसके बारे में आपने लिखना है। आप सिंपली लिखोगे बेटे कि इनकी जो मेटल्स होते हैं ना, इनके जो एटम्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ रोज जो है एक दूसरे के ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एटम जो है ये अरेंज होते हैं। और जब इनके ऊपर हम लोग प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होता है कि जो अपर रो होती है एटम की वो स्लिप हो जाती है और जिसकी वजह से इनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। सो मेटल्स को जो है वो यानी कि मैलिएबल प्रॉपर्टी है। मैलिएबल प्रॉपर्टी के बारे में आप वो क्यों मैलिएबल है ये हमने बताना है ना। पहले जो मैं बात बता रही हूँ मैलिएबल क्यों है, मैंने आपको मैलिएबल में क्या बता दिया कि इनके एटम जो हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, वो इन द फॉर्म ऑफ रोज, रोज की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर एटम जो हैं वो अरेंज होते हैं। जब वो एक दूसरे के ऊपर रोज की फॉर्म में अरेंज होंगे, जब हम मेटल के ऊपर बेटे फोर्स अप्लाई करेंगे तो अपर रो जो है वो क्या हो जाती है, वो स्लिप हो जाती है। जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो अपर रो जो है वो एटम की स्लिप हो जाती है, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैलिएबल कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कि डक्टाइल क्यों है। तो मेटल जो है वो आपको पहले मैंने बता दिया कि उसकी शेप चेंज हो जाती है, इसलिए हम मेटल्स को ईजिली जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वायर्स एंड शीट्स। मेटल्स को ईजिली हम लोग प्रेशर अप्लाई करके वायर्स में या शीट में कन्वर्ट्स कर सकते हैं और यही वजह है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, मैलिएबल और डक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आएंगे। इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? आपने इसका आंसर येस या नो में देना है, तो आपने क्या बता देना है, येस। पहले तो आप लोग येस लिखोगे, फिर आप इसका रीज़न भी लिखोगे। आप क्या लिखोगे, येस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वाई? अब आपने ये भी बताना है, बिकॉज इट इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। क्योंकि यहाँ पे दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं उनकी क्या होती है, शेयरिंग होती है। क्लियर हो गया? आप क्या लिख दोगे, येस कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। बिकॉज इट इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3। आपने फार्मूला लिखना है इसका। क्या हमारे पास है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप लोग आए ना। HNO3, ठीक है। ये आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, आपकी बुक में है। पेज नंबर 38 पे आप लोग आओ, वहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला इसका दिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन मैं भी आप लोगों को लिख देती हूँ, ठीक है। आपकी बुक ही के नीचे मैं यहीं पे लिख के दे रही हूँ ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे और आप लोग इसको भूलो मत। कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपल बेटे, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, पहले तो फार्मूला लिख देते हैं हम। नाइट्रोजन नज़र आ रहा है आप लोगों को, मैं इधर ही मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। आपकी बुक के ऊपर ही, जिस बच्चे की बुक है चलो उसी के ऊपर लिख देती हूँ। ये NH हो गया, इसके साथ क्या आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या आएगा, हाइड्रोजन। HNO3 लिखना है ना, यानी कि फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फार्मूला क्या है, HNO3। H के साथ N और 3 ऑक्सीजन आपके पास आएंगे। एक ऑक्सीजन बेटे यहाँ पे जाएगा, एक ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। यहाँ पे 4 डॉट लगाओगे आप लोग, यहाँ पे भी ऑक्सीजन में 4 शो करोगे और यहाँ भी आपने 6 शो करें यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया? ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला मैंने कंबाइनली इकट्ठा करके यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बेटे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपने 4 डॉट लगाना है, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे 6 लगाना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 पार्ट थे, मैंने आपको 6 के 6 पार्ट्स इसके कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम चलेंगे अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। आपने इस पूरी एक्सरसाइज को, हमने इसके 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसको आपने अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लोग बुक पे ही कर लोगे, ठीक है, MCQs, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लें। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपका मिसिंग रह गया है या आपको उसकी समझ नहीं आई तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो कवर करवाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।